गुड मॉर्निंग। ये 7th चैप्टर है अपना ऑडिट का, आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है अदर एरिया ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिट ऑफ अदर एरिया मतलब और जो छोटा छोटा एरिया छूटा हुआ है उस एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑडिट के बारे में। कॉस्ट ऑडिट हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट को लेकर। तो कॉस्ट ऑडिट ध्यान समझिएगा, सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग रूल्स लिखा हुआ है। सेक्शन 148 में बोला हुआ है कि कॉस्ट ऑडिट कब करवा सकते हैं और किसके लिए कंपलसरी है। ये बात सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। ये बात तो क्लियर है। कॉस्ट ऑडिट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एंड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सिर्फ उसके लिए ही अप्लाई होता है। यदि आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप कोई भी गुड्स बनाते नहीं है या फिर कोई सर्विस आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपके लिए कॉस्ट ऑडिट अप्लाई नहीं हो सकता है। कॉस्ट ऑडिट सिर्फ मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसका रूल्स दिया गया है। इसमें इसका रूल्स दो पार्ट में दिया गया है, दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करना पड़ेगा एंड कॉस्ट ऑडिट किसको करना पड़ेगा। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन 148 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा। किसके लिए ऑर्डर पास करेगा? फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास करेगा कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। किसको मेंटेन करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर तो पास किया फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, पर किसके लिए अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा टू सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर्स। सबके लिए अप्लाई नहीं होगा। स्पेसिफाइड जो स्पेसिफाइड कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स हैं प्रोडक्शन का एंड सर्विस का, सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो स्पेसिफाइड सेक्टर्स है, स्पेसिफाइड सेक्टर्स क्या है थोड़ी देर बाद बताएंगे। सर्टेन स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरर्स या प्रोडक्शन सेंटर या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उसको ऑर्डर पास करेगा कि वो लोग अपना कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करें। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब होता है उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा मटेरियल के रिगार्डिंग, लेबर के रिगार्डिंग एंड ओवरहेड के रिगार्डिंग। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के रिगार्डिंग उसको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? उसको अपना कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट क्या किसका होगा? कॉस्ट ऑडिट किसका होगा? जो लोग ये कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो लोग ये कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उन लोग का ही कॉस्ट ऑडिट होता है, ठीक है। उनका भी, उनमें सबका नहीं, कुछ का। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू पास ऑर्डर ऑफ कॉस्ट ऑडिट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग ऑर्डर पास करेगा टू एनी स्पेसिफाइड कंपनी। किसको ऑर्डर पास करेगा? कोई स्पेसिफाइड कंपनी हु आर मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड। मतलब जो लोग ये कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज को ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कि आप अपना कॉस्ट ऑडिट करवाइए यदि उनका नेटवर्थ या फिर टर्नओवर एक सर्टेन अमाउंट को एक्सीड कर जाए तो। ये सारा बात सेक्शन 148 में ही बोला गया है। सेक्शन 148 में सबसे पहले ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। उसको बोल सकता है कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करिए। सेक्शन 148 में ही बोला गया है कि जो लोग कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उनमें से कुछ कंपनीज को ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है, उनमें से कुछ कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कि आप कॉस्ट ऑडिट करवा लीजिए, ठीक है। इसका मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का स्लैब अलग है एंड कॉस्ट ऑडिट करवाने का स्लैब अलग है। मतलब कॉस्ट
कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को, किसी भी मैन्युफैक्चरर या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को बोल सकता है, पर जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा सभी को कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा उनमें से कुछ कंपनीज जो जिनका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाएगा उनको ही सिर्फ कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए फिर से रूल्स बना हुआ है, रूल्स 3 एंड रूल्स 4। रूल्स 3 में बोला गया है कि कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, किसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा, किसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो उसमें बताया गया है कि यदि कोई रेगुलेटरी सेक्टर है या फिर नॉन रेगुलेटरी सेक्टर है, ठीक है, यदि उनका टर्नओवर, उनका ग्रॉस टर्नओवर, एक साल का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए, 35 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उनको कॉस्ट ऑडिट को मेंटेन करना पड़ेगा। उनको कॉस्ट ऑडिट का मेंटेनेंस उनके लिए कंपलसरी है। किनके लिए? रेगुलेटरी सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटरी सेक्टर। यदि इनका टर्नओवर 35 करोड़ को क्रॉस कर जाए, 35 करोड़ को क्रॉस कर जाए, ठीक है, यदि इनका टर्नओवर 35 करोड़ को क्रॉस कर जाए, 35 करोड़ जैसे क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो इनके लिए क्या होगा? इनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड रखना कंपलसरी है। रेगुलेटरी सेक्टर में 6 नाम है, याद रखना। रेगुलेटरी सेक्टर में 6 नाम है, याद रखना। 6 ऐसा रेगुलेटरी सेक्टर है: टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर एंड शुगर। ये 6 इंडस्ट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी सेक्टर्स। ठीक है, ये रेगुलेटरी सेक्टर्स, इनका यदि टर्नओवर साल भर का 35 करोड़ क्रॉस कर जाए तो इनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। एंड नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में आर्म एमुनिशंस, मैंने जो लोग हथियार बनाते हैं, टर्बोजेट्स, स्टील, एरोनॉटिक्स, टी, कॉफी और भी बहुत सारा नाम है, ठीक है, जो नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में फॉल करता है। इनका भी टर्नओवर यदि 35 करोड़ को क्रॉस कर जाए, 35 करोड़ रुपये यदि क्रॉस कर जाता है, तो इनके लिए भी कॉस्ट और कॉस्ट रिकॉर्ड का मेंटेनेंस कंपलसरी है। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट कब कंपलसरी होगा? तो रेगुलेटरी सेक्टर का टर्नओवर यदि 50 करोड़ क्रॉस कर जाए तो, एंड नॉन रेगुलेटरी का यदि 100 करोड़ क्रॉस कर जाए तो, इसका मतलब 35 करोड़ क्रॉस करने पर, 35 करोड़ क्रॉस करने पर, चाहे रेगुलेटरी हो या चाहे नॉन रेगुलेटरी हो, उनके लिए मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड कंपलसरी है। पर रेगुलेटरी सेक्टर का टर्नओवर यदि 50 करोड़ को क्रॉस कर जाए एंड नॉन रेगुलेटरी को यदि 100 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो इनके लिए, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है। इनके लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट किसको नहीं करवाना पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहला MESE को। MESE का मतलब होता है माइक्रो इंटरप्राइज एंड स्मॉल इंटरप्राइज। माइक्रो इंटरप्राइज एंड स्मॉल इंटरप्राइज यदि आप हैं, MESE आप हैं, M से माइक्रो इंटरप्राइज एंड SE मतलब स्मॉल इंटरप्राइज, तो आपके लिए रूल्स अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड, आप यदि एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, आप यदि एक्सपोर्टर हैं और आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का 75% या उससे ज़्यादा फॉरेन करेंसी में आता है, माने रेवेन्यू मतलब आपका सेल जो है उस 75% या उससे ज़्यादा फॉरेन करेंसी में है, ठीक है, तो आपके लिए रूल अप्लाई नहीं होगा। और कोई एक्सपोर्टर यदि SEZ से, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन से यदि ऑपरेट करता हो तो उसके लिए भी कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी नहीं है। इसका 3 लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है, एक MESE को, दूसरा एक्सपोर्टर लेकिन उनका 75% ऑफ रेवेन्यू फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, एंड थर्ड जो है उसका एक्सपोर्टर ऑफ SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले का जो एक्सपोर्टर है, वहाँ जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। कॉस्ट ऑडिटर एंड कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, मतलब हम लोग ये बात करेंगे अब कि कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है। तो कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब जो लोग CMA पास करते हैं, ठीक है, जो ICWA का एग्जाम देकर CMA का डिग्री होल्ड करते हैं, वो कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं। ठीक, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट किसको देगा?
वो देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर। मतलब कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? तो कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिटर करेगा। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। कॉस्ट ऑडिट के पीछे करने के पीछे अपना ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स वेरीफाई हो जाएगा। कैसे वेरीफाई होगा? क्योंकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कॉस्ट का डिटेल्स लिखा हुआ है और जो सपोर्टिंग उसका स्टेटमेंट होगा, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, उसको देखकर ऑडिटर मिलाएगा, इसका वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, यदि कोई कुछ मिस्टेक है तो कॉस्ट ऑडिट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एंड थर्ड प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन मतलब आपका एग्जैक्ट प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है उसका एग्जैक्ट कीमत क्या होना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। एंड कोई कॉस्ट वेरिएशन, मतलब कॉस्ट वेरिएशन का मतलब कोई कॉस्ट में डिफरेंस। कॉस्ट डिफरेंस मतलब आपके इंडस्ट्री का, आपकी कंपनी का, दूसरे कंपनी का कॉस्ट में कोई डिफरेंस होता है तो डिफरेंस के पीछे रीजन क्या है पता चल जाएगा। मैनेजमेंट का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। एंड बहुत सारे ट्रेड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वेज पेमेंट, बोनस पेमेंट एक्सेट्रा। ठीक है। कॉस्ट ऑडिट से डिस्प्यूट सेटलमेंट हो जाएगा। क्यों? कि कॉस्ट ऑडिट से पता चल जाएगा ना कि कॉस्ट एग्जैक्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है। ठीक है। तो उसी के बेसिस में हम लोग वेज पेमेंट कर देंगे ना एंड बोनस देंगे ना। ठीक है। इसका मतलब ये सब डिस्प्यूट्स हम लोग, ट्रेड डिस्प्यूट हम लोग सेटल कर सकते हैं। ठीक है। इस पूरी बात को यदि सिंपल भाषा में आपको बताएं, सिंपल भाषा में बताएं तो सिंपल भाषा ये है कि दो सेक्टर है, एक का नाम है रेगुलेटरी सेक्टर, एक का नाम है नॉन रेगुलेटरी सेक्टर। रेगुलेटरी सेक्टर में 6 नाम, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर एंड शुगर। एंड नॉन रेगुलेटरी में आर्म एम्यूनिशन, टर्बोजेट, स्टील, एरोनॉटिक्स, टी एंड कॉफी। मतलब 2 सेक्टर है, एक को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी सेक्टर, एक को बोलते हैं नॉन रेगुलेटरी सेक्टर। ये दोनों सेक्टर का टर्नओवर, एक साल का टर्नओवर 35 करोड़ यदि क्रॉस कर जाए तो दोनों ही सेक्टर को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब रेगुलेटरी सेक्टर का टर्नओवर 35 करोड़ क्रॉस करने पे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, पर जैसे 50 करोड़ क्रॉस हो जाए तो उनको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। नॉन रेगुलेटरी का 35 करोड़ क्रॉस होने पर 35 करोड़ यदि क्रॉस होता है 35 करोड़ तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और 100 करोड़ यदि क्रॉस कर जाएगा तो कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है। नॉन रेगुलेटरी वाले को ये कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉस्ट अकाउंटेंट रिपोर्ट करेगा एंड वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। और ये सारा पावर, सारा करवाने का पावर किसके पास दिया हुआ है? सेक्शन 148 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड सर्विस सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर से कॉस्ट ऑडिट करवा सकता है। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑडिट। ये चल रहा अपना अदर एरिया ऑफ ऑडिटिंग का। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब मैनेजमेंट जो कंपनी को चलाता है, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वो लोग चलाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट ठीक से चला रहा है या नहीं, या ठीक से चलाया था या नहीं, ये देखना यदि हो तो मैनेजमेंट का किया हुआ काम को ऑडिट करना पड़ेगा। यदि मैनेजमेंट का किया हुआ काम को यदि हम ऑडिट करते हैं, ठीक है, तो उस ऑडिट को बोला जाएगा मैनेजमेंट ऑडिट। इसका मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट जो परफॉर्मेंस करता है, उस परफॉर्मेंस को एनालाइज करना हो तो उसका एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट करना। ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट में 2 बात ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 2 बात किया जाता है। एक का नाम होता है इफिशिएंसी ऑडिट और एक का नाम है प्रोप्राइटरी ऑडिट। इफिशिएंसी ऑडिट में ये देखना पड़ेगा कि काम इफिशिएंटली हुआ या नहीं, एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है
कि काम सारा बिजनेस के लिए हुआ है या नहीं, ये देखना पड़ता है। ठीक है, ये दो काम करने से मैनेजमेंट ऑडिट आपका कंप्लीट होगा। मैनेजमेंट ऑडिट का कुछ बेनिफिट्स है। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स है। सब और एक चीज़ बता दें, मैनेजमेंट ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। कंपनी चाहे तो मैनेजमेंट ऑडिट करवा सकता है, ये कंपलसरी नहीं होता है। आप करवाइएगा तो आपका कंपनी का स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है ये पता चलेगा, और इसका और कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब और कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला मैनेजमेंट का प्लान एंड पॉलिसी का इवैल्यूएशन होगा। मतलब कंपनी जो पॉलिसी बनाया था, पॉलिसी के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट काम किया है या नहीं, ये बात पता चल जाएगा। दूसरा, हेल्प फॉर करेक्शन ऑफ प्लान पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स। मैंने कंपनी का जो प्लान पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स है उसमें कोई करेक्शन, कोई रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा तो मैनेजमेंट ऑडिट से पता चल जाएगा। कॉर्पोरेट सिकनेस, मैंने कंपनी को डूबने से बचा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड गार्ड अगेंस्ट एम्बिगियस एंड शॉर्ट साइटेड प्रोजेक्ट्स। मतलब कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उनका रेम्यूनरेशन कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उनका रेम्यूनरेशन ज़्यादा होगा। तो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, वो लोग क्या कर सकता है, शॉर्ट साइटेड मतलब छोटे समय का प्रोजेक्ट लेकर काम कर सकता है। जल्दी से प्रोजेक्ट करेंगे, जल्दी से प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा तो रेम्यूनरेशन बढ़ेगा। ठीक है, रेम्यूनरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में ये काम ना हो, इसको गार्ड करने के लिए, ये काम ना हो, इसको गार्ड करने के लिए हमको क्या करवाना चाहिए, मैनेजमेंट ऑडिट करवाना चाहिए। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड फॉरेन कोलैबोरेशन में आपको हेल्प करेगा। इसका दो डिसएडवांटेज है। सबसे पहला, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसे ही हाईली क्वालिफाइड लोग रहते हैं, उनका किया हुआ काम को आपको एनालाइज करना है, इसका मतलब उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग को लाना पड़ेगा, जिसका फीस काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे बिजनेस वाले कभी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बड़े बिजनेस वाले ही कर पाएंगे, छोटे बिजनेसमैन इससे बाहर चले जाएंगे। ठीक है, एंड दूसरा, ये पोस्टमार्टम ऑपरेशन है। पोस्टमार्टम ऑपरेशन का मतलब होता है जब काम खत्म हो गया तब ये हम लोग करते हैं, तब ये हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। इसका मतलब जिस समय रिस्क लेना था, जिस समय डिसीजन लेना था, उसमें डिसीजन एंड रिस्क कौन लेगा, मैनेजमेंट लेगा। ठीक है, अब मैनेजमेंट का डिसीजन एंड रिस्क लेने के बाद यदि उसके किए हुए काम को यदि आप क्रिटिसाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो अगली बार से वो रिस्क नहीं लेगा, वो अगली बार से उतना चैलेंज लेकर काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब कंपनी का जो प्रोग्रेस है डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दो डिसएडवांटेज है। मैनेजमेंट ऑडिट एंड फिनेंशियल ऑडिट में क्या डिफरेंस है? देखिए, अभी तक चैप्टर 1 to चैप्टर 6 हम लोग पढ़े थे सारा फिनेंशियल ऑडिट के बारे में। सिर्फ अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे थोड़ा सा बात मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में, जहां हम आपको ये बताएं कि मैनेजमेंट ऑडिट एक प्रोसेस है, एक प्रोसीड्यूर है, जिसमें मैनेजमेंट अपना ही प्लान एंड पॉलिसी का इवैल्यूएशन करता है। ठीक है, तो यदि हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट को एंड फिनेंशियल ऑडिट को कंपेयर करें तो कंपेयर करते समय हम लोग को क्या क्या बात समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला कंपैरिजन, सबसे पहला बात, जो फिनेंशियल ऑडिट होता है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रूथफुलनेस को लेकर कंसर्न रहता है। मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट का में ट्रू एंड फेयर है या नहीं, ये देखना आपका काम है फिनेंशियल ऑडिट का। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है उसमें वो किससे कंसर्न है, वो साउंडनेस एंड इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट प्लान एंड पॉलिसीज। मैनेजमेंट का प्लान एंड पॉलिसी कितना बढ़िया था, ठीक है, कितना अच्छा था, इसका इवैल्यूएशन को लेकर डील करता है। फिनेंशियल ऑडिट जो है, फिनेंशियल ऑडिट में एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होता है, मतलब ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा रिगार्डिंग फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट में इसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। फिनेंशियल ऑडिट करते समय हम लोग ऐसे फॉलो करते हैं, कंपनी लॉ फॉलो करते हैं, पर कोई रूल्स नहीं है मैनेजमेंट ऑडिट के लिए। फिनेंशियल ऑडिट सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल डेटा का होता है,
लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट करते समय आपको फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल दोनों डेटा को ही कंसिडर करना पड़ेगा। फिनेंशियल ऑडिट करते समय टाइम स्पैन 12 मंथ का होता है, इसका कोई टाइम स्पैन नहीं है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना पड़ता है, इसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल से करवा सकते हैं। हम लोग फिनेंशियल ऑडिट का जो रिपोर्ट होता है हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट में रिपोर्ट हम लोग किसको देते हैं, मैनेजमेंट को देते हैं। ठीक है, फिनेंशियल ऑडिट करते समय ऑडिटर से कोई गलती हो जाए तो ऑडिटर उसके लिए लायबल होगा। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट में कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होता है, कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होता है, मैनेजमेंट ऑडिटर लायबल नहीं होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में क्या डिफरेंस है, अभी हम लोग पढ़ें थोड़ी देर पहले कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या था, कॉस्ट ऑडिट था वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ रेगुलेटरी एंड नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि रेगुलेटरी या फिर नॉन रेगुलेटरी सेक्टर को कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करने के लिए ऑर्डर इशू कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट में सिर्फ इवैल्यूएशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज होगा मैनेजमेंट का। कॉस्ट ऑडिट एक कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट अकाउंटेंट ही कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए हाईली स्किल्ड पर्सन्स चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि असर्टेन रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, जो कॉस्ट रिकॉर्ड है रिलायबल है या नहीं ये देखना। एंड मैनेजमेंट ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। कॉस्ट ऑडिट तभी हो सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि कॉस्ट ऑडिट करो तभी होगा, लेकिन ये मैनेजमेंट के ऑर्डर से होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट का रिपोर्ट किसको मिलेगा, मैनेजमेंट को डायरेक्टली मिलेगा। कॉस्ट ऑडिट में सिर्फ 2 एरिया कवर्ड है, प्रोडक्शन सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट किसी भी सेक्टर का हो सकता है, किसी भी सेक्टर का मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट आपका हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए फटाफट। पॉइंट नंबर 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट कब किया जाता है, इसके लिए आपको इनकम टैक्स का सेक्शन 44AB आपको समझना पड़ेगा। 44AB में बोला हुआ है कि यदि कोई बिजनेस करता है और उसका टर्नओवर यदि 100 लाख को क्रॉस कर जाए, कोई बिजनेस करता है उसका टर्नओवर यदि 100 लाख को क्रॉस कर जाए, या कोई प्रोफेशन करता है उसका रिसीट्स ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपया क्रॉस कर जाए, ये दो में से कोई एक सिचुएशन होने पर, दो में से कोई भी एक सिचुएशन होने पर बिजनेस में टर्नओवर 100 लाख क्रॉस करना चाहिए एंड प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपया क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, ऐसा होने पर इन लोगों को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है एंड डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मतलब डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हम लोग पढ़े थे सेक्शन 139 में, सेक्शन 139 में पढ़े थे। डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले आपको अपना टैक्स ऑडिट कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। यदि टैक्स ऑडिट नहीं कोई करता है, यदि कोई टैक्स ऑडिट नहीं करता है तो उसका यदि बिजनेसमैन है तो सेल्स के ऊपर 0.5% एंड यदि प्रोफेशनल है तो ग्रॉस रिसीट के ऊपर 0.5% पेनाल्टी लगेगा, पर पेनाल्टी का अमाउंट 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब आप यदि बिजनेसमैन हैं तो आपका सेल्स के ऊपर 0.5% पेनाल्टी लगेगा, यदि आप यदि प्रोफेशनल है तो जो आपका प्रोफेशनल रिसीट्स है उसका 0.5% आपको पेनाल्टी लगेगा, पर पेनाल्टी का अमाउंट 1,50,000 को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, और टैक्स ऑडिट 2 केस में नहीं होता है, ये 2 केस में टैक्स ऑडिट नहीं होता है। सबसे पहला इनकम का टैक्सेबिलिटी, इनकम का टैक्सेबिलिटी यदि प्रेजेंटिव बेसिस में हो, इनकम का टैक्सेबिलिटी यदि प्रिजेम्पटिव बेसिस में हो, प्रिजेम्पटिव बेसिस में। ठीक है, एंड दूसरा यदि किसी दूसरे लॉ के अंदर टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो चुका हो, किसी दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंगली ऑडिट करना कंपलसरी हो चुका हो
ऐसे केस में आपको अलग से फिर टैक्स ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। दो केस में टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होगा। प्रिजेम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन, प्रिजेम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन एक अलग स्कीम है जो प्रोफेशनल के लिए अप्लाई होता है। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, इन लोग के लिए अप्लाई होता है। वहाँ पर इनकम का एक सर्टेन पोर्शन पे ही टैक्स लगेगा, ठीक है। बाकी पोर्शन को एज्यूम किया जाएगा कि उनका वो एक्सपेंस है, प्रोफेशनल एक्सपेंस है, ठीक है। एंड सेकेंड बताएं हम आपको कि ऑडिट यदि किसी दूसरे लॉ के अंदर यदि कंपलसरी हो चुका है, किसी दूसरे लॉ के अकॉर्डिंगली टैक्स ऑडिट एक बार हो चुका है, दोबारा आपको टैक्स ऑडिट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका फिर से एक बताते हैं टैक्स ऑडिट के बारे में कहानी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपका एनुअल सेल 100 लाख को क्रॉस कर जाए। यदि आप प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, तो आपका यदि ग्रॉस रिसीट 50 लाख को क्रॉस कर जाए तो आपको चाहिए कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप अपना टैक्स ऑडिट करवा लें। टैक्स ऑडिट डेट ऑफ फाइल रिटर्न के पहले होता है। डेट ऑफ फाइल रिटर्न के साथ ही टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट होता है, ठीक है। यदि कोई फेल कर जाता है, कोई नहीं करवाता है, तो ग्रॉस रिसीट के ऊपर 0.5% पेनाल्टी लगेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। दो केस में अप्लाई नहीं होगा, प्रेजेंटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन में, एंड यदि ऑडिट किसी दूसरे लॉ के अकॉर्डिंगली हो चुका है, उस केस में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कुछ और भी छोटा है जिसका नोट्स आपको स्टडी मैट से पढ़ना है, से पढ़ना है। बहुत छोटा है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं सिर्फ। जैसे सोशल ऑडिट का मतलब होता है जब भी आप बिजनेस करिएगा ना किसी भी सोसाइटी में, तो आप सोसाइटी को डैमेज करिएगा। आप सोसाइटी को कैसे डैमेज करिएगा? अच्छा, बिजनेस करने का मतलब सोसाइटी कैसे डैमेज होगा? हाँ, डैमेज होगा। आपके बिजनेस करने के कारण अगल बगल गंदगी फैलेगा, आपके बिजनेस करने के कारण पॉल्यूशन फैलेगा, ठीक है। आपके बिजनेस करने के कारण लोगों को आने जाने सब में थोड़ा असुविधा होगा। इसका मतलब आप सोसाइटी का रिसोर्सेज को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब सोशल ऑडिट बोलता है कि यदि आप सोसाइटी का रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सोसाइटी में वेलफेयर का काम भी आप ज़्यादा करिए, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोलते हैं सोशल ऑडिट। इसका मतलब बिजनेस का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। यदि बिजनेस का सिर्फ प्रॉफिट, यदि आप सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान मत दीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि जितना प्रॉफिट होगा सब मेरा हो जाएगा, हम ज़्यादा पैसा वाला आदमी बन जाएंगे, ज़्यादा रिच आदमी बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा सोशल वेलफेयर में आपको खर्च करना पड़ेगा, ताकि सोसाइटी को जो डैमेज आप किए हैं उसका भरपाई हो सके। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग सोशल ऑडिट करना, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे हम आपको। परफॉर्मेंस ऑडिट में सिर्फ एक बात समझना हम लोग को, बिजनेस का परफॉर्मेंस का ऑडिट होता है। मतलब आप जो सोचे थे बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है, बिजनेस एक साल खत्म होने के बाद कैसे हुआ, इनको जो कंपेयर हम करते हैं इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। इन्वायरमेंटल ऑडिट मतलब देखिए, जैसे आप बिजनेस थोड़ी देर पहले बताएं, बिजनेस जैसे आप करते हैं, आप कोई बिजनेस करिएगा तो आपको ना बहुत सारा ऐसा लॉ है जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन, सभी रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सभी रूल्स को आपको फॉलो करके फिर मूव करना पड़ेगा। आपको एयर पॉल्यूशन में यही चेक करवाना पड़ेगा कि एयर पॉल्यूशन का जो गाइडलाइंस है फॉलो करते हैं कि नहीं। सिमिलरली वाटर पॉल्यूशन का, सिमिलरली नॉइज पॉल्यूशन का, ठीक है, इन सभी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉलो करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट। एंड लास्ट में प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है करेक्टनेस। प्रोप्राइटरी का मतलब, ये सब सारा बात हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा इसका नोट्स नहीं लगेगा। प्रोप्राइटरी का मतलब है करेक्टनेस। प्रोप्राइटरी ऑडिट में देखा जाता है कि बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन ठीक है कि नहीं, सब कुछ बिजनेस के लिए हुआ है कि नहीं, ट्रांजैक्शन का अमाउंट सब करेक्ट है कि नहीं। देखिए स्टार्टिंग में सब बात समझा दिए थे आपको, ठीक है। सभी स्टाफ बिजनेस के लिए प्रॉपर तरीके से काम करता है कि नहीं, कोई भी एक्सपेंस हुआ है तो बिजनेस के लिए ही सिर्फ हुआ है कि नहीं,
ठीक है, ये सब देखने का जो ऑडिट होता है उसी को बोलते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। ठीक है, जैसे प्रोप्राइटरी ऑडिट, ये प्रोप्राइटरी ऑडिट जो करते हैं तो ये आपको मैनेजमेंट ऑडिट में भी हेल्प करेगा, ताकि ये पता चल जाएगा ना कि कोई भी एक्सपेंस मैनेजमेंट अपने लिए नहीं किया है, वो सारा एक्सपेंस बिजनेस के लिए किया गया है, इसीलिए प्रोप्राइटरी ऑडिट जरूरी होता है। ठीक है, इस अदर ऑडिट्स है, अदर ऑडिट्स का मतलब जो मेन ऑडिट हम लोग पढ़े हैं उसके सपोर्टिंग में ये सब ऑडिट कभी कभी हो सकता है। ठीक है, अब जल्दी देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग खत्म हो जाता है चैप्टर। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैप्टर यही लास्ट चैप्टर था आप लोग का। थैंक यू।